हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा मैथ्स के पेडागोजी से रिलेटेड 30 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। ये जो 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सीटेट के पहले एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और अलग अलग तरह के जो टेट के पेपर होते हैं उसमें भी पूछे जा चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब हम लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं, चाहे सीटेट का हो चाहे किसी भी एग्जाम का, अगर हम लोग फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय हम लोग अपने मन में बहुत तरह की तैयारियां सोच लेते हैं कि हम लोग इस किताब से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ाई करेंगे, या इस तरीके से हम इस प्रश्न को यहाँ से, मतलब हम लोग प्लान बना लेते हैं कि हम ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन हम उस तरह से पढ़ाई कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता है। जो भी अलग अलग कारण होते हैं, हम उस तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि पेपर हमें कुछ आ ही नहीं रहा है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सीटेट का एग्जाम या यूपी टेट का एग्जाम, कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है, जो प्रश्न पूछते हैं वो सब हमारे पूर्व ज्ञान का होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम बीटीसी किए हैं, बीएड किए हैं, तो उसमें जो टॉपिक है, उसमें जो चीजें हमने पढ़े हैं, उन चीजों से रिलेटेड ही प्रश्न पूछता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बाहर से आ जाता है। तो मैं ऐसे प्रश्नों का संग्रह बना रहा हूँ हर चैप्टर से रिलेटेड। जैसे बाल विकास का अलग है, या मैथ्स पेडागोजी का अलग है, मैथ्स के जो विषय वस्तु है उससे रिलेटेड अलग, मैं अलग अलग करके प्रश्नों का संग्रह बना रहा हूँ। इस प्रश्नों के संग्रह से क्या होगा कि अगर मैं 30 प्रश्नों को एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, तो उससे रिलेटेड जो भी बातें आएंगी उससे आपके दूसरे टॉपिक भी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग प्रश्नों की बात करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी टर्म आएंगे मैं उसको डिस्कस करता रहूंगा। जैसे कि यहाँ पहला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि है। छोटी कक्षा जो होती है उसके लिए गणित की उपयुक्त विधि कौन है? हमने बहुत विधियों के बारे में बात की थी। तो उस उपयुक्त विधि कौन सी है? खेल विधि है। जैसे छोटे क्लास के बच्चों को हम लोग अगर खेल विधि से या मनोरंजन विधि से पढ़ाएंगे तो बच्चों के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकती है। उसी तरह से दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, रेखा गणित शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि है विश्लेषण विधि। जैसे रेखा गणित बच्चों को बताना है तो ये प्रश्न भी आया है कि अगर बच्चों को वृत्त के बारे में बताना है या बच्चों को हमको त्रिभुज के बारे में बताना है तो कौन सी विधि गणित की सबसे उपयुक्त मानी जाती है? रेखा गणित की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो विश्लेषण विधि है। विश्लेषण का मतलब है कि बच्चों को सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई आप ये जो सर्कल है, वृत्त है, इसको हम लोग को एक एक करके बिंदु को पढ़ो, या इसको यहाँ से स्टार्ट करो, या इसको अपने मन में इन चित्रों को पहले समझो कि क्या है ये सब चीजें, फिर इसके हिसाब से सूत्र बना के हम इसको पढ़ सकते हैं। तो ये विश्लेषण विधि जो है रेखा गणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। तीसरा हमारा आता है प्रश्न की मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? मानसिक, सामाजिक और शारीरिक। मानसिक का मतलब है कि खेल खेल में बच्चा सीख रहा है तो क्या है, उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा है। सामाजिक का क्या मतलब है, जैसे बच्चे खेलते हैं तो समूह में खेलते हैं, तो समूह में खेलने का मतलब है कि उनको समूह का ज्ञान हो जाता है और इस वजह से उनकी सामाजिकता भी क्या होती है, उनकी विकसित होने लगती है। और शारीरिक विकास तो होगा ही जब खेलेंगे तो इन तीनों विकास किससे रिलेटेड है? ये तीनों जो है खेल विधि से रिलेटेड है। खेल विधि से इन तीनों चीजों का क्या होता है, विकास हो जाता है। आगे बात करते हैं, ये प्रश्न सीटेट के इसी साल एग्जाम में पूछा हुआ है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली का आधार है। हिंदू अरबी जो गणना प्रणाली होती है उसका आधार किसको माना जाता है? तो वहां पे आधार 2 की प्रणाली होती है। तो जो हिंदू अरबी प्रणाली होती है गणना की, उसका आधार 2 होता है। ये जो पांचवा प्रश्न है ये है राष्ट्रीय पाठचर्या, जिसे एनसीएफ बोलते हैं, 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठचर्या का भाग नहीं है? तो मैंने लिखा है, जैसे सबसे पहले हम लोग तो बात करते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ होता क्या है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसका मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और ये 2005 का चल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कि ये जो एनसीएफ होता है या राष्ट्रीय पाठचर्या होता है, तो ये पूरे इंडिया में क्या होता है, जो पूरे इंडिया में जो स्कूल होते हैं, जैसे प्राथमिक स्तर के स्कूल है 1 से 5 वाले, या उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूल है, या 11-12 वाले जो क्लासेस हैं, 9-10 वाले जो क्लासेस हैं, ये हर क्लासेस में सिलेबस को निर्धारित करता है कि इस क्लास के बच्चे क्या सिलेबस पढ़ेंगे, उस क्लास के बच्चे क्या सिलेबस पढ़ेंगे, गणित में पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, ये निर्धारण कौन करता है? एनसीएफ निर्धारण करता है। तो प्रश्न में पूछा है कि इनके अनुसार निम्नलिखित में से कौन विषय प्राथमिक विद्यालय गणित पाठचर्या का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन में यहाँ लिखा है, प्रतिरूप, अनुपात, चौपड़ और सममिति। तो इसमें जो ये सममिति है, जिसको मैंने लाल कलर से लिखा हुआ है, ये जो सममिति होता है ये प्राथमिक विद्यालय में नहीं होता है, प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं में नहीं होता है। प्रतिरूप, अनुपात और चौपड़ होता है
सममिति नहीं होता है, जिसको इंग्लिश में सिमेट्रिक बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। प्राथमिक स्तर की किताबों में आप लोग देखोगे, प्राइमरी स्कूल की किताबों में आप लोग देखोगे तो उसमें आप लोगों को मिलता है गणित की पहेली। तो गणित की पहेली किस चीज में मदद करती है? तो ये मदद करती है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करती है। समस्या को सुलझाने के कौशल को क्या करती है? वो प्रोत्साहित करती है। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अंकगणित शिक्षण, बच्चों को अंकगणित अगर हमको बताना है तो उसकी सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? खेल विधि है। प्राथमिक स्तर पे आप लोग ज्यादातर देखोगे ना तो खेल विधि बहुत उपयुक्त होती है। जैसे बच्चों को पढ़ाना ही होता है, जैसे हमें को पढ़ाना है तो क्या करेंगे हम? खेल विधि। तो उसको खेल विधि ज्यादा सही रहता है। जैसे कक्षा 1 का बच्चा है तो उसे कुछ नहीं पता होता है, तो उसको हम लोग को क्या करना चाहिए? खेल विधि से बताना चाहिए कि ये जैसे गोली है, गोली के माध्यम से हम लोग बता देते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 2 को 2 से जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। तो वो खेल विधि उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। विभिन्न नाप तौलों का ज्ञान कराने वाली विधि क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर बच्चों को नाप तौल के बारे में बताना है, बड़े क्लासेस की बात हो रही है, नाप तौल के विषय में बताना है तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि है। बच्चों को प्रयोगशाला विधि के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? नाप तौल की समझ को विकसित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, बीजगणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर बीजगणित बहुत ही कम मिलता है, 5 में या 4 में थोड़ा बहुत मिल जाता है, क्लास 6, 7, 8 कुछ प्राथमिक में ये मिलता है। और बीजगणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है समीकरण विधि। समीकरण बना के उसको सॉल्व किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र लागू होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, जब आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने बात किया था शिक्षण विधियों के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था कि सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि में मिलता है हम लोग को। डिडक्टिव मेथड में हम लोग को क्या मिलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अबेकस का संबंध है। अबेकस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कंप्यूटर भी जब आप लोग पढ़ते हो तो सबसे पहला कंप्यूटर अगर बोला जाता है जैसे जिससे बेस्ड होता है वो अबेकस होता है। अबेकस बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, बस ये समझ लेते होंगे कि जो छोटे बच्चों का एक खिलौने टाइप का होता है और उसमें वो एक ऐसे सरकाते जाते हैं, 1, 2 ऐसे करके उसमें गोटी लगी होती है, उसको सरकाते जाते हैं, उसको अबेकस बोलते हैं। और ये किस लिए यूज किया जाता है? इसको गिनती सिखाने के लिए यूज किया जाता है। इसको क्या करने के लिए यूज किया जाता है? गिनती सिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, आखिरी जो ये 12 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, इसमें लिखा है घड़ी का सहायक सामग्री में सर्वोत्तम उपयोग है। जैसे टीचर को जो पढ़ाना होता है तो आप लोगों को TLM का नाम पता होगा, शिक्षण की जो सहायक की सामग्री होती है, जो शिक्षक जो होता है उसको पढ़ाने में जो सहायता देता है, उन सामग्रियों को हम लोग क्या बोलते हैं? टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी TLM। तो अगर हमें बच्चों को कोड बताना है तो सबसे अच्छी उसकी जो सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री मानी जाती है वो घड़ी माना जाता है। घड़ी के माध्यम से हम लोग बच्चों को बता सकते हैं कि ये 90 अंश का कोड बनना है, ये 120 अंश का कोड बन रहा है, ये 30 अंश का कोड बनना है। सबसे उपयुक्त होता है, जैसे घड़ी में क्या होता है, पूरा गोल होता है, 360 डिग्री का होता है, और हम लोग उस पर 12 और 3 पे लाके दिखा सकते हैं तो कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोड बनना है। 12 और 6 पे रख के हम लोग बोल सकते हैं 180 अंश का कोड बनना है। तो इस तरह से हम लोग कोड का समझ को विकसित किससे कर सकते हैं? सर्वश्रेष्ठ जो हमारा शिक्षण सामग्री का हो सकता है वो है घड़ी। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त सामग्री कोड बताने के लिए क्या है? घड़ी है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि घड़ी का सहायक सामग्री में सर्वोत्तम उपयोग है कोड पढ़ाने में। कोड को पढ़ाने में सबसे उत्तम होता है वो। क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं। एक कथन दिया हुआ है यहाँ पे, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। कहा गया है कि संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनके को निकाला जा सकता है। सूखी घास से क्या किया जा सकता है? तिनके को निकाला जा सकता है। परंतु विश्लेषण विधि से स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन विश्लेषण विधि में क्या होता है कि जो घास का ढेर है उसमें से तिनका खुद अपने आप ही निकल के वापस आना चाहता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रोफेसर युंग का। प्रोफेसर युंग का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं। आप लोग विश्लेषण संश्लेषण विधि जानते होंगे, एक बार देख लीजिएगा आप लोग वीडियो, तो आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत है। ह्यूरिस्टिक विधि जिसको हम लोग खोज विधि या अन्वेषण विधि भी बोलते हैं, इसका केंद्रीय सिद्धांत, जो इसका केंद्रीय सिद्धांत है वो है स्वयं करके सीखना। स्वयं करके सीखना। आप लोगों ने देखा ना उसमें क्या था, जब मैंने बताया था तो आप लोगों को मैंने बताया था कि बच्चों को
दे दिया जाता है खुद ही कि आप खुद इससे अन्वेषण करो, खुद खोज करके इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करो। तो उसमें क्या है, स्वयं करके सीखना, इसका जो क्या है वो केंद्रीय सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य। ये प्रश्न भी सीटेट के 2018 वाले जो पेपर 1 का पेपर क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया है। तो क्या है, अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य है, यानी अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य है। तो अगर हमने बच्चों को अधिगम दिया अधिगम, तो उसमें हमको प्रतिफल मिल रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि प्रतिफल मिल रहा है। तो ऐसे पता चलेगा, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अगर बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है या बालक के उपलब्धियों में परिवर्तन हो रहा है, उपलब्धि का मतलब है कि बच्चा अच्छा मार्क, मतलब क्या कर सकता है, अच्छी, जब हमने उसका पेपर दिया, एग्जाम किया तो उसने अच्छी उपलब्धि प्राप्त की, तो हम लोग कह सकते हैं कि अधिगम प्रतिफल का यही तात्पर्य होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, किस विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है। कौन सी विधि होती है जिससे बच्चों का जो ज्ञान होता है जो वो क्या होता है, स्थायी नहीं होता है। तो आगमन विधि से जो बच्चों को ज्ञान मिलता है वो स्थायी नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज्यादा लाभदायक होती है। उच्च कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं के लिए बात की जाए तो अगर हमें बच्चों को जैसे पाइथागोरस थ्योरम बताना है, या बच्चों को हमको एरिया निकालना है, त्रिभुज की एरिया निकालना है, या बच्चों को हम बात करें वृत्त की एरिया निकालना है, या कोई भी है घनाभ की लंबाई, या कोई भी चीज हमको निकालना है, तो उच्च कक्षाओं की बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा ये है कि बच्चों को पहले सूत्र बता दिया जाए और सूत्र के हिसाब से वो क्वेश्चन लगाते जाएंगे। तो वो सबसे उपयुक्त हमारा है निगमन विधि। और छोटी कक्षाओं के लिए कह सकते हैं कि आगमन विधि हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। बच्चों को उदाहरण देख के फिर बच्चों को सूत्र के बारे में बताया, क्योंकि बच्चे सूत्र नहीं समझते हैं क्या होते हैं, लेकिन बड़ी क्लासेस में बच्चे इसको आसानी से समझ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा क्या है। गणित की बहुत सारी शाखाएं हैं, अंक गणित, बीज गणित, बहुत करके शाखाएं मिलेंगी आपको, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा, इंपॉर्टेंटली सबसे पुराना प्राचीन शाखा उसका कौन सा है। तो सबसे प्राचीन शाखा है अंक गणित, अरिथमेटिक जो है वो सबसे पुरानी शाखा है गणित की। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, किस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर सूत्र बता के और फिर हम लोग उदाहरण की बात करते हैं, वो है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, गणित शिक्षण में कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है। तार्किक प्रतिपादन की विधि कौन सी है गणित की, तो वो है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या होती है, तार्किक प्रतिपादन की विधि होती है। आगे हम लोग बात करते हैं, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। सबको पता है कि अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी होती है, जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, ये सबको पता है। मैं ये यहाँ तक उम्मीद करता हूँ तो सबको पता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैंने इसको यहाँ लिख दिया, तो इसको आप लोगों को समझना है, क्योंकि मैंने कई पेपर में देखा ये प्रश्न, तो मुझे लगा कि ये तो सबको पता होता है, ये प्रश्न पूछने का क्या मतलब है। मतलब ये है यहाँ पे कि ऑप्शन में बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि आप लोगों को लगा कि यही सही हो जाएगा। हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर कह देंगे ना कि 4 है, तो हम चारों को पता है कि हाँ योग है, ये सब जानते हैं हम लोग, लेकिन है क्या यहाँ पे, ऑप्शन मिलेगा योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। घटाने को हम लोग व्यवकलन भी बोलते हैं, घटाने को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवकलन बोलते हैं। तो अब हम लोग को ये पता है घटाना बोलते हैं हम लोग तो, और व्यवकलन पता होगा कुछ लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि घटाने को व्यवकलन भी बोलते हैं। और जब ऑप्शन आएगा तो हम लोग कहेंगे ये व्यवकलन क्या होता है, ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो होना ही नहीं चाहिए। तो हम लोग गलती से दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी में। अब जल्दबाजी में क्या होता है, हम दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करके सही करके चले जाते हैं। तो याद रखना है कि 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी है, योग, व्यवकलन जिसको घटाना बोलते हैं, गुणा और भाग। ठीक है, वैदिक गणित में व्यवकलन वर्ड यूज किया जाता है, घटाने की जगह व्यवकलन कहा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए, कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। अगर प्राथमिक स्तर की गणित की पाठ्य पुस्तक है तो उसमें कौन सी उसकी महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संकल्पना का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम अगर है उसमें तो उसको मूर्त से अमूर्त के रूप में, मूर्त का मतलब है कि जो चीजें दिख रही हैं वहां से लेकर और जो चीजें नहीं दिख रही हैं वहां तक, उसमें क्या उस तरह से उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हमें बच्चों को सूर्य के बारे में बताना है या हमें पृथ्वी के बारे में बताना है
तो पहले हम बच्चों को हमें क्या करना पड़ेगा, गेंद के बारे में समझाना पड़ेगा कि गेंद होता क्या है। बच्चे को गेंद के बारे में जैसे मूर्त है उसको दिखाया जा सकता है, तो गेंद के बारे में समझ विकसित करके हम लोग पृथ्वी के बारे में समझ विकसित कर सकते, ये चीज है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की, ज्यामितीय समझ को विकसित करने का श्रेणी क्रम होना चाहिए। जैसे ज्यामितीय समझ को विकसित करने का श्रेणी क्रम, ज्यामितीय समझ है तो ये तुम लोगों ने पढ़ा कि विश्लेषण विधि सबसे उपयुक्त है, लेकिन इसका क्रमबद्ध तरीका क्या होना चाहिए, कौन कौन से भाग बच्चों को बताना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना विश्लेषण विधि में क्या होता है, अलग अलग उसको प्रॉब्लम को अलग अलग करके समझाया। तो क्रमबद्ध तरीका हमारा कौन कौन सा है, मानसिक चित्रण, पहले बच्चे उसको मानसिक चित्रण करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे उसका, फिर औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन के साथ उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए कौन सा पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। बच्चों को अगर हमको दशमलव के बारे में बताना है, दशमलव, तो दशमलव के बारे में बताने से पहले बच्चों में कौन सा पूर्व ज्ञान है, बच्चों को पहले से क्या पता होना चाहिए, तो वो है स्थानीय मान की समझ। बच्चों को स्थानीय मान समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने ही अपने क्लास में बच्चों को क्या किया, सबसे पहले अगर दशमलव बताना स्टार्ट कर दिया तो बच्चों को नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले उनको स्थानीय मान बताया जाता है, जैसे क्लास 3 में स्थानीय मान मिलता है और क्लास 4 में जाके दशमलव के बारे में उनको ज्ञान दी जाती है। तो स्थानीय मान की समझ को विकसित करने के बाद तो वो उसका पूर्व ज्ञान होना चाहिए दशमलव को बताने के लिए। आगे बात करते हैं हम लोग, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। गणितीय संचारण, संचार करना गणित का, क्या उल्लेख करता है, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने का। ठीक है, ये कुछ प्रश्न पूछा था, मैंने इसको भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। उपचारात्मक शिक्षा का मतलब होता है, उपचारात्मक शिक्षा मतलब ये उपचार देना, इसका रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है जैसे क्लास 4 में कोई बच्चा है, उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। जनरली क्या होता है कि जैसे बच्चे पढ़ाई, कुछ बच्चे पढ़ाई में क्या होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं है। पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे बच्चे घर पे हैं और वो बड़े हो गए तो गार्जियन क्या करते हैं कि कक्षा 3 में नाम उसका लिखा देते हैं या कक्षा 4 में उसका नाम लिखा देते हैं, या कोई बच्चा कक्षा 3 में पढ़ रहा है तो वो स्कूल ही नहीं आ रहा है, वो छोड़ दिया स्कूल, फिर वो आता है 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, तो उसको कुछ भी नहीं पता है। तो उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण दी जाती है। बच्चे को जो चीजें उसकी छूट गई हैं उसको बताया जाता है और उसके बाद उसके सिलेबस के हिसाब से उसको वो भी चीजें वो भी प्रोसेस में होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो किन किन बच्चों को देना चाहिए, मंद बुद्धि जो बच्चे होते हैं, या जो पिछड़े बच्चे होते हैं, और या जो सामान्य बच्चे होते हैं। अब मंद बुद्धि का मतलब है जो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, जो जनरली क्या होता है कुछ बच्चे बहुत स्लो होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी होता है। और पिछड़े बच्चे, पिछड़े का मतलब है कि जो बच्चे पिछड़ जाते हैं, किसी वजह से 2 महीने स्कूल नहीं आते हैं, 3 महीने नहीं आते हैं, तो पिछड़ जाते हैं, उनको भी बताते हैं। और सामान्य बच्चे जो सामान्य बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, ये नहीं कि उपचारात्मक शिक्षण केवल मंद बुद्धि के लिए होगा, ये तीनों तरह के बच्चों के लिए उपयुक्त होता है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है। अगर बच्चों को गणित पढ़ाया जाता है तो शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग, क्या बच्चों, अगर कोई छोटा बच्चा आपके पास आएगा तो आप आते ही उसको एक कापी में लिख के दे दोगे कि लो ये 2 को 2 में जोड़ो, ऐसा नहीं होता। सबसे शुरुआती बात होती है मौखिक गणित की, इसलिए आप देखते हो ना गणित शुरुआती तो मौखिक ही होता है। बच्चों को कहते हैं जाओ 10 तक गिनती याद कर लो, या ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करके बच्चों को बताया जाता है। तो मौखिक गणित से ही उसकी शुरुआत होती है। आगे बात है क्वेश्चन नंबर 28 है, एक कथन है, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता। ये कथन है कि सरल ब्याज को सीखे बिना हम चक्रवृद्धि ब्याज नहीं सीख सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये जो संबंध है सरल ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज से, ये कौन सा संबंध है, तो ये है पारस्परिक संबंध। इसको बोलते हैं पारस्परिक संबंध, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक तरह से इन दोनों के बीच एक पारस्परिक संबंध है कि जब तक सरल ब्याज नहीं समझेंगे हम लोग तब तक हमको चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आए। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है। मतलब पहले से ही कोई लक्ष्य हमने बना लिया और उसके लिए हमने क्रिया किया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उद्देश्य। जैसे कि आप लोग देखते हो ना कि जब हम लोग शिक्षक कोई होता है और वो जो अपना शिक्षक डायरी बनाता है तो सबसे पहले उसमें मिलता है उसका उद्देश्य, कि बच्चों को हमें जो है ये हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को ये सिखाना है, या बच्चों का भी उद्देश्य होता है कि ये काम हमको करना है।
तो ये क्या होता है, पहले से निर्धारित एक लक्ष्य होता है जिसके लिए वो क्रिया की जाती है। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। गणित में उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है। अगर कोई बच्चा है और उसकी गणित में उपलब्धि कम हो रही है, मतलब वो गणित में नंबर कम पा रहा है, या कह सकते हैं कि वो जो क्रिया है उससे कम होती जा रही है गणित में, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, किस कारण ऐसा हो रहा है? तो वो हो सकता है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता या छात्र की स्वाभाविक क्षमता। जैसे कि हमने उसको बहुत कुछ बताया लेकिन वो तब भी उसकी उपलब्धि कम हो रही है, यानी कि उस छात्र की ही जो स्वाभाविक क्षमता है गणित के प्रति वही कम है। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चन गणित के पेडागोजी से रिलेटेड, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, और इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो जो यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं आप लोगों के। तो आगे ऐसे वीडियो के साथ मेरे जुड़े रहे, और भी मैं विषय के हिंदी के, ईवीएस के और जो भी इंग्लिश के सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड भी मैं आप लोगों के पास ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।